हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम एक और बार कुछ बेहतरीन एडवांस लेवल के एरर्स को सॉल्व करेंगे, उनके कंसेप्ट्स को जानेंगे और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे और बूस्ट करेंगे, जिससे कि हम बहुत अच्छे कंसेप्ट्स को सीख सकें, जान सकें और लाइफ में और कंपटीशन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इन एरर्स को, इन फाइन और एडवांस एरर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। First question. For decades, there have been a debate on whether schizophrenia is a psychological condition. ये इस तरीके का सेंटेंस और बहुत ही शानदार सेंटेंस है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये लिखा हुआ है देयर। क्या लिखा हुआ है भैया? देयर। और इसके साथ में यहाँ पर हैव बीन का यूज किया जा रहा है। अब सबसे पहले आप ये जानो कि ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है देयर, लेकिन ये दो देयर होते हैं। एक देयर होता है कौन सा? एक देयर होता है ये वाला, है ना, देयर। और एक देयर होता है ये वाला, है ना। ये दो देयर होते हैं, इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये वाला जो देयर है THERE, अगर इस वाले देयर की बात की जाए तो ये होता है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या होता है ये होता है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। नाम बड़ा है, यूज भी बड़ा है इसका, है ना। तो जब जहां पर ऐसा कोई सेंटेंस, जब जहां पर कोई सब्जेक्ट ना हो, ऐसा कोई सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट ना हो, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी को जो पूरा करता है वो देयर करता है। ठीक है, जैसे कि एक राजा था तो अ किंग वॉज, तो ये तो अधूरा सेंटेंस रह गया ना। अ किंग वॉज, सिर्फ इतना इतना रह गया। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगा देते हैं, देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग। जैसे कि एक पेन है तो अ पेन इज, तो गलत हो गया ना, अधूरा रह गया ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगा देंगे अपनी तरफ से, तो वो हो जाएगा देयर इज अ पेन। ठीक है, इस तरीके से ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम करता है। और ये वाला जो देयर होता है, ये देयर होता है पोजेशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन यानी कि अधिकार बताने के लिए, है ना। तो ये वाला जो देयर होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये वाला जो देयर होता है ये पोजेशन होता है। और इस THEIR वाले देयर के साथ हमेशा कोई ना कोई 100% क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, और ये नाउन के साथ मिलकर ही सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर ये वाला जो देयर लिखा हुआ है, ये देयर लिखा हुआ है पोजेशन वाला। कौन सा वाला है ये? पोजेशन वाला। और हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? देयर लिख देंगे। इस THEIR को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? THERE, देयर। अब ये जो देयर होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो जब ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जब ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और इस देयर के बाद आगे चलकर आता है मेन सब्जेक्ट। क्या आता है? मेन सब्जेक्ट, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है ये इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब कभी भी देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती। वो किसके अकॉर्डिंग आती है? वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो मेन सब्जेक्ट होता है वो देयर के बाद लिखा होता है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? अ डिबेट। क्या लिखा हुआ है भैया? और डिबेट लिखा हुआ है। अगर डिबेट है और वो भी एक डिबेट है, तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया? ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हैव हटा देंगे और हैव की जगह पे क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। तो ये होगा फॉर डेकेड्स। ये जो डेकेड्स है ये लिखा हुआ है, ये टाइम बाद का था। ये जो पोजीशन है इसकी ये सेंटेंस के बाद में थी। ठीक है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया गया कि इस डेकेड्स को आगे लिख दिया गया, जिससे कि आप इस डेकेड्स का और इस हैव का एग्रीमेंट बिठा सको कि यहाँ पे डेकेड्स आ रहा है तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानो कि देयर के साथ में इस तरीके से जो मेन सब्जेक्ट होता है, इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि देयर के अकॉर्डिंग। और ये तो यहाँ से उठा गए थे इसको, तो इसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझदार हो तुम। There is a need to revising government policies on controlling unauthorized constructions. अब बेटे, ग्रामर में कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ दूसरी वर्ब आ सकती है ना। तो वो जो वर्ब आती है वो किस तरीके से आ सकती है? जैसे कि मान लो ग्रामर में कोई वर्ब है, ठीक है। अब इस वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में होगी? इन्फिनेटिव फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी?
इन्फिनेटिव फॉर्म में होगी, यानी कि वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आ रही है तो वो सेम रूप में नहीं आएगी, वो किस फॉर्म में आएगी, इन्फिनेटिव में आएगी। इन्फिनेटिव की क्या फॉर्म होती है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में जो दूसरी वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं हम जेरन, है ना भैया। तो ये अलग अलग तरीके की फॉर्म वर्ब होती हैं और इन वर्ब के साथ में अलग अलग तरीके की आईएनजी फॉर्म आती है या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, ये अलग अलग तरीके से चलते हैं भैया, है ना। तो अब ये जो नीड है, क्या है, नीड। अगर इस नीड के बाद में कोई भी वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में होगी, टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी, टू और वर्ब फर्स्ट में। और यहां पर लिखा हुआ है टू, और टू के साथ में आईएनजी भी लगाया हुआ है। तो यहीं पे इस सेंटेंस में एरर है कि ये जो नीड लिखा हुआ है ना, तो इस नीड के साथ में वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। नीड के साथ में वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टू और वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आईएनजी है, इस आईएनजी को यहाँ से हटा देंगे, है ना, और इसकी जगह पे लिख देंगे रिवाइज। तो ये हो जाएगा देयर इज अ नीड टू रिवाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। और ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो हम कई बार एरर्स के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। ओके, जब हमारे सेंटेंस में दो कंजंक्शंस एक साथ दे दिए जाएं कि ये वेयर भी कंजंक्शन है, अब ये पता कैसे चलेगा कि ये वेयर कंजंक्शन है, तो जब ये सेंटेंसेस के बीच में आ जाएं, जब ये सेंटेंसेस के बीच में आ जाएं, या फिर ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, है ना, इनके बाद में अगर सीधे क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करते हैं, फिर ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। ये वेयर है ना, वेयर के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब थोड़ी आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे, सब्जेक्ट आ रहा है। और अगर सब्जेक्ट आ रहा है किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद में, तो वो वहां पर क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा, है ना। जैसे कि ये इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हेन आई सॉ हर आई वाज सरप्राइज्ड। यानी कि अब यहाँ पर ये जो वैन होता है, वैसे तो वैन की हिंदी कब होती है, लेकिन यहाँ इस सेंस में क्योंकि इस वैन के बाद में सब्जेक्ट आ गया, है ना, तो इसकी हिंदी हो जाएगी जब। क्या हो जाएगी, जब। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा, बस हम दोनों हो गए सरप्राइज, ठीक है ना। तो ये जो वेयर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है बेटे, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। और बेटे दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना भैया, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते। और जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ तो दूसरा कंजंक्शन हम लगाएंगे ही नहीं, ये आप ध्यान देना। तो ये हो जाएगा वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स। हम ये तो जानते हैं कि ये जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कहानी खत्म कहाँ होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है, जब दो चीजों को मेल्ट करके या फिर हीट करके उनको आपस में जोड़ दिया जाता है ना। तो वेल्डिंग का मतलब ही क्या हो गया, दो चीजों को आपस में जोड़ना। वेल्डिंग का क्या मतलब है, वेल्डिंग का मतलब ही है कि दो जो मेटल के पीसेस हैं उनको आपस में जोड़ना। तो जब वेल्डिंग का ही मतलब है आपस में जोड़ देना, तो इसमें टुगेदर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें टुगेदर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग का मतलब ही क्या हो रहा है कि दो जो मेटल्स हैं उनको आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो इसलिए टुगेदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरफ्लूस। क्या हो जाएगा भैया, सुपरफ्लूस हो जाएगा। सुपरफ्लूस क्या होता है, नीडलेस, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो चीज यूज की जा रही है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सुपरफ्लूस बोलते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल इसका ये है, मॉल्स वगैरह में होता है फ्री गिफ्ट। गिफ्ट तो भैया फ्री होता है ना, जो रिसीव करता है उसके लिए तो फ्री होता है, जो देता है उसको तो पैसे देने ही पड़ते हैं। हाँ जी भैया, तो यहाँ पे इस टुगेदर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मशीन इज दैट अवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जब भी हमारे सेंटेंस में यूज हो जाए किसका, वन ऑफ का, किसका यूज हो जाए, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद में यहाँ पर ये जो नाउन आएगा, एक तो ये नाउन द के साथ में आएगा, है ना, तो एक तो नाउन आएगा, है ना, और हो सकता है कि यहाँ पे क्या भी आ जाए, यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि जहां जहां नाउन चलेगा वहां वहां प्रोनाउन आएगा, पर ये प्रोनाउन द के साथ में नहीं आएगा, है ना, और ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होगा। और यहाँ पर चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों के दोनों कैसे होंगे, प्लुरल होंगे। कैसे होंगे, प्लुरल होंगे। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। लेकिन 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 थोड़ा सा ही अगर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिल गई हमें क्या, हेल्पिंग वर्ब।
क्या मिल गई? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस वन के अकॉर्डिंग आएगी, और वन के अकॉर्डिंग आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। और बेटे ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। आगे चल के अगर जो प्रोनाउन आएंगे वो प्रोनाउन भी कैसे होते हैं? वो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होते हैं, आप हमारी तरह। ठीक है ना भैया? तो सबसे पहली मिस्टेक तो इसमें ये वाली है कि इंपॉर्टेंट बेनिफिट ना होकर यहां पर होगा बेनिफिट्स, क्योंकि ये वाला जो नाउन दिया हुआ है भैया, वन ऑफ के बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो कैसा होता है? वो प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है ना? और यहाँ पर ये जो नाउन था ये सिंगुलर था, इसीलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अपनी तरफ से इसमें इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज। अब एक चीज और यहाँ पर हम जानेंगे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट सॉरी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सब इस मशीन एज के बारे में दी जा रही है। किसके बारे में? मशीन एज। कि ये जो मशीन एज है इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, और इसी की वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो गया है। तो इसको डेफिनेट किया जा रहा है कि किसी और एज की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ मशीन एज की बात हो रही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? द मशीन एज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द मशीन एज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कई बार स्टूडेंट को लगेगा बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग आर लिख दें, नहीं, वन ऑफ के साथ में नाउन भले ही प्लूरल है लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो इजी। There is sense of urgency in locating alternative sources of water to augment the dwindling supply। तो यानी कि यहाँ पर ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव, यानी कि एक और दूसरा, ये ऑल्टरनेट होते हैं, यानी कि एक और फिर दूसरा। जैसे कि आप सबके यहाँ इन्वर्टर होगा, है ना? तो वो क्या हो गया? एक तरीके से ऑल्टरनेटिव सोर्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। जब लाइट चली जाती है आपके यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर कट हो जाती है, तो वो दूसरा जो सोर्स होता है इन्वर्टर, तो क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव सोर्स हो गया वो। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो सेंस है इससे पहले क्या लगाएंगे? हम अ लगाएंगे। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये इस तरीके से कंप्लीट होता है ये वाला फ्रेज, अ सेंस ऑफ, ये फ्रेज इस तरीके से चलता है, तो आपको इससे पहले ए लगाना पड़ेगा। Although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stock of silver in the world। इतना बड़ा एरर, इतना बड़ा एरर। ठीक है, देख रहे हो विनोद, कैसी कैसी चीजें सीख रहे हो तुम। तो समझो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस में क्या करते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं। होती कोई बहुत छोटी सी गलती है लेकिन इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिख देंगे जिससे कि बेचारा स्टूडेंट देख कर ही गायब हो जाएगा, ओए 5 किलो का एरर, तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऑल्दो के बाद आ रहा है देयर इज। ठीक है, वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ये इंसाइक्लोपीडिया होता है मतलब ऐसी कोई बुक जिसमें हर चीज के बारे में तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। ऐसी कोई बुक जिसमें हर चीज के बारे में जानकारी हो, इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ए टू जेड इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं? ए टू जेड इंफॉर्मेशन तुम्हें किस में मिल जाएगी? इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगी, है ना? तो अब ये जो यहाँ पर वर्ब लगाई गई है ना, ये जो वर्ब लगाई गई ये किसके अकॉर्डिंग लगाई गई है? ये लगाई गई है दी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अकॉर्डिंग। ब्रिटानिका, ब्रिटानिया तो ब्रेड है। ठीक है, हाँ। तो ये जो वर्ब लगाई गई है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई गई है, और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? चलो सब्जेक्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सब्जेक्ट हो गया ये वाला इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये सब्जेक्ट है एक किताब का नाम है, और जो बुक्स होती हैं उनका नाम सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब सिंगुलर नहीं होनी चाहिए? वर्ब को सिंगुलर कैसे करेंगे? उसमें एस लगाकर। तो ये हो जाएगा भैया दी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस्टिमेट्स दैट इंडिया हैज परहैप्स, आगे जो वो चीजें वो कैरी ऑन हो जाएंगी। कितनी सिंपल सी मिस्टेक थी इसमें, है ना? नेक्स्ट, एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? मांगना होता है। ठीक है ना? ये फ्रेजल वर्ब है, एक आस्क वो है प्रपोजिशन, ये आस्क फॉर ये फ्रेजल वर्ब बन गई। तो एज सून एज के साथ में, किसके साथ में भैया? एज सून एज के साथ में जो भी आगे क्लॉज बनेगी वो हमेशा क्या होगी? इंडेफिनिट होगी। क्या होगी? वो हमेशा इंडेफिनिट होगी। एज सुन एज के साथ जो भी क्लॉज बनेगी वो हमेशा इंडेफिनिट होगी। लेकिन इंडेफिनिट कौन सी होगी? या तो वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर वो होगी सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर एज सुन एज के साथ में जो भी क्लॉज बनाई जाएगी, जो भी क्लॉज बनाई जाएगी वो कभी भी किस में नहीं हो सकती? फ्यूचर में नहीं हो सकती। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का रूल है।
ठीक है ना। याद रखना कि जब भी हम एज सुन एज के साथ में कोई क्लॉज बनाएंगे तो वो इंडेफिनिट होगी, या तो प्रेजेंट की या फिर पास्ट की। और जो प्रेजेंट वाली क्लॉज होगी, जो प्रेजेंट वाली क्लॉज होगी, वही कन्वे करेगी किसके मीनिंग को, फ्यूचर के मीनिंग को। है प्रेजेंट लेकिन मीनिंग और सेंस निकलेगा फ्यूचर में। ठीक है। तो पहली चीज तो हम ये समझ गए कि इसमें फ्यूचर का यूज नहीं होगा, फ्यूचर का यूज नहीं होगा तो यहां से हम इस शेल को हटा देंगे। और इसका मतलब ये निकलेगा कि जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं तुम्हें वो फाइल सेंड कर दूंगा जिनके लिए तुमने मुझसे पूछा है या फिर जो तुमने मुझसे फाइल्स मांगी हैं। तो यहां पर भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये मीनिंग कन्वे कर रहा है किसका, फ्यूचर का। समझे। ऐसे ही पढ़ो शानदार रूल्स को और बढ़ो आगे, आईएएस आईएएस बनो यार। हाँ जी। ये कितना बच्चों जैसा एरर है, नाउन का एरर है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनमें से ही एक क्या है, ये फर्नीचर है, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और क्या हो सकता है, सीनरी हो सकता है, पोएट्री हो सकता है ना, बहुत सारे ऐसे नाउन है जिनमें जिनका प्लूरलाइजेशन नहीं किया जाता। ऑल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ठीक है। ठीक है ना भैया, यही मिस्टेक थी बस इसमें। नीदर द सिवियर अर्थक्वेक और द सबसीक्वेंट फेमाइन, फेमिन भी बोलते हैं इसको, फेमिन, फेमिनिन नहीं है, फेमिनिन नहीं है। ठीक है, ये फेमिन या फिर फेमाइन है। इसका मतलब होता है भूख से मर जाना, या फिर कई बार ऐसा होता है भूखमरी जिसको बोलते हैं, वही होती है ये फेमिन। कुड डेमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री, डिमोरलाइज ये वर्ड है मॉरल, है ना। मॉरल मतलब उत्साह, उत्साह को बढ़ा देना। और डिमोरलाइज यानी कि टू लोअर वंस कॉन्फिडेंस, किसी के कॉन्फिडेंस को और कम कर देना, तोड़ देना। छोड़ा पढ़ाई वढ़ाई, बंद करो फोन, तुम तो घर जाकर सो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो ये चीज क्या होगी, ये डीमोरलाइजेशन हो गया। क्या हो गया भैया, डीमोरलाइजेशन हो गया, है ना। लेकिन हमें नहीं करना किसी को, हम तो खुद मोरलाइज्ड हैं और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। आप भी ऐसे ही रहो बेहतरीन एकदम। तो इसका रूल क्या है कि बेटे ये है कंजंक्शन एक कौन सा, नीदर, बहुत सारे लोग इसको नाइदर बोलते हैं ना। तो नीदर का जो पेयर बनता है वो हमेशा किससे बनेगा बेटे, नॉर से। अब इन दोनों में से एन हटा दो तो क्या रह गया, इधर, और क्या रह गया, और, है ना। तो ईदर का पेयर और से बनेगा, नीदर का पेयर नॉर से बनेगा। तो यहां पर ये दे रखा है नीदर, तो इधर भी क्या आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए नॉर। तो ये हो जाएगा नीदर द सिवियर अर्थक्वेक, सिवियर मतलब अत्यंत तीव्र। अगर अर्थक्वेक आ जाए या फिर सबसीक्वेंट मत होता है उसके बाद, पहले भूकंप आ जाए तो जमीन तहस नहस हो जाएगी, फिर फसल उगा नहीं पाएंगे तो फेमिन, भूखमरी भी आ जाएगी। तो इससे क्या हो सकता है, मतलब ये नेगेटिव हो गया, तब भी हमारे जो देश के लोग हैं उनका हौसला, कॉन्फिडेंस कम नहीं हो सकता। समझे भैया, ये इस तरीके से सेंस है, कितनी इजी सी मिस्टेक है। और यहीं पे हमारे ये एरर्स होते हैं फिनिश। और इसी के साथ हम अपने सेशन को करते हैं एंड। और मुझे उम्मीद है कि आपने दी इंग्लिश अल्फा के साथ में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सीखा होगा, जाना होगा और समझा होगा। ऐसे ही खुद को आगे बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए क्योंकि हिंदी हैं हम। थैंक यू सो मच, सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद।